अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज की नई वीडियो हमारी 1.3 है। रैशनल नंबर का चैप्टर जो है ना हमारा कंटिन्यू चल रहा है और ये इसकी आज आखिरी एक्सरसाइज है। तो आज इंशाल्लाह ताला जो इसके क्वेश्चन है वो हम जो है ना कंक्लूड करेंगे। और ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। अमूमी तौर के ऊपर स्टेटमेंटल क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, लेकिन चूँकि अभी हमारे सिलेबस की बिगिनिंग है तो इंशाल्लाह ताला हम ये साथ साथ लेकर चलेंगे इसको लाजमी। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं एक्सरसाइज के साथ जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके भी जो वो क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो लाजमी करवाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर हमारा साथ दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी वर्किंग के अंदर हैं, तो उसकी भी हम जो है ना वो साथ वीडियो डालना शुरू कर देंगे जल्द ही। तो बस आप जुड़े रहें, कोशिश करें कि आप इस चैनल को जो है ना आप व्यू करते हैं, आप सब्सक्राइब करें और आगे लाइक करें और इसको शेयर करें लाजमी, क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है जो आपको ऑल पैकेज जो है ना वो एक प्लेस के ऊपर मिल जाएगा। अमूमी तौर के ऊपर जो टीचर्स वगैरह होते हैं, चैनल्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का जो है ना वो कंटेंट मिलेगा। इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के कंटेंट जो है ना वो अवेलेबल होंगे। तो कमिंग टू द क्वेश्चन 10, हमारे पास ये क्वेश्चन है। वो कहता है जी द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो ऊपर तले आते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 7, 8 और 9 जो है ना ये कंजेक्टिव नंबर हैं, ये कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह 11, 12 और 13 ये कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो वो कहता है द सम ऑफ कोई भी 3 इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता वो कौन से हैं। वो कहता है उनको आप ऐड करें तो आपके पास 42 जो है ना आंसर आता है। तो आप बताएं वो क्यों इंटीजर कौन से हैं, आपने उन इंटीजर्स के बारे में जो है ना वो डिस्कस करना। तो बहुत इजी, हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर हमारा x है, सेकंड इंटीजर x+1 हो गया और थर्ड इंटीजर x+2 हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल x अगर निकल आए 11, तो 11 + 1 12 और 12 + 1 13। तो इस तरह हमारी कंजेक्टिव जो है ना वो सीक्वेंस तैयार हो जाता है। अब कंडीशन के मुताबिक इन तीनों जो नंबर हैं हमारे इंटीजर्स हैं, वो जो कंसेक्टिव्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, 42 के हमने कर दिया, x + x+1 + x+2 = 42। ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x तीनों ऐड हो गए, 3x हो गया, 1 + 2 3 हो गया = 42। 3 हमने माइनस करवाया 39 आ गया, डिवाइड करवाया मेरे पास x 13 आ गया। इसका मतलब पहला इंटीजर तो मेरे पास 13 आ गया, दूसरा इंटीजर मेरे पास क्या हो जाएगा 13 + 1 14 और तीसरा जो है ना 14 + 1 15। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर जो है ना मेरे पास 13, 14 और 15 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्रामिक क्वेश्चन है। वो कहते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें उन्होंने जो इसकी जो बेस है ना √3 + √5 दिया हुआ है और इसका एरिया गिवन है। वो कहते हैं जो इसकी परपेंडिकुलर साइड है ना, ये जो इसकी हाइट है, ये परपेंडिकुलर साइड है, ये फाइंड कर दें। और जो ट्रायंगल एरिया जो है ना, एरिया के लिए हम ये ई साइन यूज़ करते हैं, ये गिवन है। तो कुछ भी नहीं करना, हमने एरिया गिवन है, AC भी गिवन है, AB हमने फाइंड करना है। हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया मेरे पास गिवन था, मैंने उसकी जगह पर प्लेस कर दिया, इक्वल टू 1/2 वैसे ही आ गया। बेस मेरी जो है ना वो AC है, यानी AC जो है ना वो बेस साइड है, तो उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। AB मैंने फाइंड करनी थी, वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वेशन के उस तरफ चला गया और ये मेरे पास ये वहाँ पर ही रहा और साथ AB वैसे ही आ गया। यहाँ तक इजीली समझ लग गया हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे ना, ये इक्वल के, अब क्या होगा, इसको 2 को अंदर 1 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 को √15 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, AB, यही परपेंडिकुलर साइड है। अब हम वर्किंग करेंगे और रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास ये टर्म आ गए ना, इसको रैशनलाइज करेंगे। मेरे पास +15 था और मैंने इसको कंजुगेट लिया और मेरे पास जो है ना वो प्लस था, तो माइनस और माइनस के साथ आ गया, यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन कर। ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो है ना ये मल्टीप्लाई होके ना ये सामने सामने आ जाएंगे। ये नीचे आइडेंटिटी बनी हुई है A + B A - B, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने जो है ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया
फिर मैंने 2/15 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दी तो 2 तो वैसे ही आ गया। ये दोनों रूट है ना, तो रूट के अंदर जितने भी टर्म होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 15 3 45 मेरे पास आ गया। फिर मैंने ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया, सॉरी, इसको पहले इससे करवाया था और इसको इससे करवाया था, अब इसको इससे करवाऊँगा तो 2/5 आ गया। फिर उसके बाद इसको इससे करवाऊँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 2/15 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 75 आ जाएगा। बेसिकली मुझे ना मल्टीप्लिकेशन जो है ना इसको इससे और इसको इससे करवानी चाहिए थी, अदरवाइज़ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये भी वैसे ही चल रहा। अब यहाँ पर आपने देखना, यहाँ पर ना हमने करना क्या है, मैंने कहा 2√3 तो वैसे ही आ गया, माइनस का 2√5 भी वैसे ही आ गया। इन दोनों को जो है ना मैं सिंप्लीफाई करूँगा। मैंने इसको देखो, ये 45 है मेरे पास, लिखा हुआ 2√45, तो 9 5 45 होता है। मैंने √9 को और √5 को अलग अलग कर दिया। उसके बाद माइनस का 2 वैसे ही आ गया। अब मेरे पास 75 है, मैंने √25 और √3 कर दिया। अब आप पूछोगे सर ये क्यों किया? देखो, जब मैंने 45 को डिवाइड किया ना, मैंने 45 के फ्रैक्शंस किए हैं, तो उसमें से एक रूट ऑलरेडी बनता है, यानी 9 का √3 होता है, 25 का 5 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे क्वेश्चन जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन मेरे लिए आसान हो गई। वैसे ही आ गया 3 का √9 का 3 हो गया, ये वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही था, 25 का 5 हो गया, 2 ऑलरेडी था, √3 भी आ गया। उसके बाद 6 हो गया, 10 हो गया, ये भी वैसे ही चल रहा है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास √3 और √3 ये है ना, तो मैंने ये √3 वाली टर्म अलग कर ली, -5 और 5 ये अलग कर ली। इनको आपस में सॉल्व किया तो √8 बच गया। इनको सॉल्व किया, देखो ना, माइनस के 2 में से प्लस का 6 निकाला तो प्लस का 4 बच गया। ये माइनस का 2 नीचे ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि जब हमने इसको रूट काटे तो 3 - 5 था, तो माइनस का 2 चल रहा था। हमने इसको डिवाइड करवा दिया, दोनों में से ना ऊपर ना देखो हमने कॉमन लिया -2 को, तो अंदर मेरे पास ये आ गया 4√3 प्लस माइनस माइनस 2√5 और नीचे माइनस का 2 आ गया। ये इससे कट गया तो मेरा फाइनल आंसर ए बी आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जो है ना वो डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है, कहने को जो है ना बेसिकली वो स्टेटमेंट जो है ना वो लगती है पता नहीं क्या क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर लिया तो आपका आधा काम आसान हो गया। वो कहते हैं एक रेक्टेंगल है, उसकी 2 साइड्स दी हुई हैं, दोनों लेंथ्स दी हुई हैं। अब किसी को भी आप विड्थ ले लो, किसी को भी जो है ना आप लेंथ ले लो। वो कहता है एरिया जो है ना आपने निकाल कर दिखाएं और a+b इस फॉर्म में, यानी a+b का मतलब है कि एक आंसर आए जो कि खाली हो इंटीजर, और दूसरा आंसर जो आए ना b वो भी इंटीजर ही है लेकिन उसके साथ कोई रूट की टर्म हो। और जब फाइनल आंसर आएगा ना मैं आपको बता दूंगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब बस आपने इसको फोकस करना है कि ये वाला आंसर होना चाहिए। a भी इंटीजर होगा, कोई भी नंबर 7 8 10, और b भी कुछ भी होगा, √2 के साथ लगा होगा। लेंथ मेरे पास ये है, विड्थ मैंने कंसीडर कर ली ये मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप भी बना दी और ये मैंने यहाँ पर शो करवा दी। अच्छा, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अदर हवाई अगर आप बना लेंगे तो अच्छी बात। उसके बाद मेरे पास ये देखें, किधर गया, जी ये अब मेरे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ का मैंने वैल्यू पुट कर दी, विड्थ की भी कर दी। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा बेसिक मैथ आता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 वैसे ही आ गया, √4 भी वैसे आ गया, √2 भी वैसे ही आ गया। फिर इसको इससे किया तो ये वैसे एज इट इज़ आ गए। फिर इनको इससे किया तो 18 को भी वैसे ही लिख दिया, 4 को भी वैसे ही, √2 को भी वैसे, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। आप सोचोगे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो सिंपल 2 को ना हम √2 लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे 2 है ना या 3 है 4 है तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ। कैसे, देखो अगर मैं 2 को ना ऐसे लिख दूँ, 2 = √2 √2,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट के बाकी क्या बचा 2। इसका मतलब 2 की जगह ये लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, मैंने नीचे वाला √2 काटना चाहता था, तो मैंने इस 2 की जगह √2 और √2 लिख दिया, एक √2 से काट दिया और मेरे पास बाकी ये बच गया। ये वैसे ही आ गया। यहाँ भी मैंने यही काम किया, 18 को मैंने √9 और √2 में डिवाइड कर दिया, चूँकि 9 2 18 होता है, उससे मेरा ये नीचे वाला रूट भी फाड़क हो गया। अब मेरे पास चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। ये √9 का आंसर आ गया, 3 4 पहले मौजूद था, मेरे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर भी मैंने 18 को 9 और 2 किया था, यहाँ पर भी मेरे पास 3 बच गया, √2 वैसे ही आ गया, ये 12 हो गया, बाकी सारा चल रहा है वही, 5 3 15 हुआ, सारा वही चल रहा है। अब देखो मेरे पास 10 में से मैंने माइनस के ये तरतीब से लिख दिए, 10 -12 -4। अब देखो ना, जब सेम रूट्स हो जाते हैं ना, यानी रूट सेम का मतलब है कि रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम हो जाए ना, तो उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास माइनस का 4/√2 प्लस का 15/√2 प्लस माइनस का 11/√2 आ गया। अब मेरे पास देखो, ये मेरा ए है, ए का आंसर है, और ये मेरे पास बी है, और यही तो उन्होंने कहा था कि आपने a + b/√2 में आंसर देना है। किधर गया ये a + b/√2 में। अब आप कहोगे सर ये प्लस क्यों नहीं आया, तो वो ज़रूरत नहीं है लाने की, लेकिन अगर हम लाना चाहें तो ला सकते हैं। मैं आपको शो करवा देता हूँ। अगर मैं माइनस के 2 को कॉमन करूँ, कॉमन करूँ बाहर, तो अंदर मेरे पास 2 प्लस, तो ये आंसर तब भी मेरे पास बन सकता है, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता इधर भी अगर हम छोड़ देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ लग गया होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये आता है। तो बस आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस को जो है ना, वो आपका जो असल मकसद प्रैक्टिस है। ये क्वेश्चंस दिखने में, मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो क्वेश्चन देखते हैं, उनको क्वेश्चन देखने में एक एक स्टेप क्लियर क्रिस्टल समझ लग रहा होता है, उसमें वो उनके कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, वो समझते हैं यार ये तो बहुत आसान है, मैं खुद जब करने लगूंगा ना तो मैं तो इसको चुटकी में निपटा दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस स्टेप के अंदर अगर आप फंस जाएँ, मे भी हो सकता है इसमें आप फंस जाएँ और आप फाइनल आंसर कैलकुलेट ना कर पाएँ। तो प्रैक्टिस जो है ना, इसका मेन जो है ना, वो मैथ में प्रैक्टिस ही जो है ना वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर, ये हमारे पास 10th क्लास की बुक जो थी मैथ की, उसमें चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस जो है ना, वो ये उन्होंने इधर इसके अंदर एडजस्ट किए हुए हैं। वो कहता है 2 नंबर हैं, वो कहता है कोई भी 2 नंबर, हमें नहीं पता वो कौन से हैं, उनको जब जमा करो ना, whose sum is 68। जब आप उन 2 नंबर्स का सम करें ना तो 68 आता है, और उन्हीं 2 नंबर्स का अगर डिफरेंस कहते हैं माइनस को, नेगेटिव को, तो 22 आता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा लेट करते हैं, पहला नंबर जो है ना वो x है और वो दूसरा नंबर y है, हमें नहीं पता। हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन दोनों को जमा किया तो 68 इक्वल टू 68 है, जो उन्होंने कहा था कि 2 नंबर का सम, तो इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन दोनों का नेगेटिव जो डिफरेंस है ना वो 22 के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब मैंने ज़रा गौर से देखा कि मैं इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ऐसा क्या करूं, तो मुझे ये लगा कि मैं अगर इनको साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करूं ना, अगर मैं इनको ऐड कर दूं ना, तो प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी। जब मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी तो मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करके y की भी निकाल लूँगा। सो मैंने यही किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एज इट इज इन दोनों को लिख दिया, प्लस का y और माइनस का y कट गया, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, 2x हो गया, ये 90 हो गया, डिवाइड किया 45 आ गया। अब मैंने कहा ये 45 x की वैल्यू मेरे पास आई है ना, मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो x + y = 68। x की जगह 45 पुट किया, माइनस करवाया, तो मेरे पास दोनों नंबर्स की वैल्यू था। तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। उसके बाद ये एज ए MCQs क्वेश्चन, MCQs ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आने वाला है। फार्मूला चूँकि उन्होंने खुद ही गिवन दे दिया था, वो कहता है लाहौर का वेदर जो है ना वो 2024 में बड़ा गर्म था। तो न्यूज़ में ना, न्यूज़ एंकर ने बताया कि जी आज का टेम्परेचर जो है ना वो 48 डिग्री सेल्सियस है। चूँकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास जो है ना वो 2 मेन जो है ना वो क्या कहते हैं यूनिट्स हैं, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है। तो उन्होंने कहा, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, एक केल्विन भी है। केल्विन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ कर आए हुए हैं, जिन्होंने जो है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री यानी साइंस के अंदर
तो वो हम केमिस्ट्री के अंदर भी जो है ना वो इसका टॉपिक पढ़ेंगे कि फ़ारेनहाइट क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करती हैं सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। यहाँ पर उन्होंने ना क्या कहा हुआ है कि इस फार्मूले से ना आप इस 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ना फ़ारेनहाइट में ले जाएँ। टेम्परेचर फार्मूला ये है, हमने कहा जी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना था 48 डिग्री, हमने फाइंड किसमें करना है फ़ारेनहाइट में। फार्मूला क्या था 9/2 C + 32, C की जगह 48 पुट कर दिया, बाकी तो फिर प्लस माइनस ही किया। तो हमारे पास यानी अगर 48 डिग्री सेल्सियस हो ना तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो 248 जो है ना फ़ारेनहाइट बन जाता है। ये सारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है स्केल्स जो है। तो अनदर क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अगर इसे कहूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है तो ये बेजाना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना अमूमी तौर के ऊपर इनको हम बोलते हैं कि ये एक पेडागोजी टाइप, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो थोड़े से जो है ना वो क्रिटिकल टाइप होते हैं, यानी आपको समझने लग रहा होता है यार वो 2 गुना उससे बड़ा है, उसकी एज इतनी थी। तो इसके लिए बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना डाटा, गिवन डाटा निकालते जाओ, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, गिवन डाटा निकालते जाओ, खुद ही क्वेश्चन की कंक्लूजन तक पहुंच जाओ। है क्या चीज़? वो कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। पहली लाइन ये है, पहला गिवन डाटा ये है कि बाप और बेटे की उम्रों, उनकी एजेस को हमने सम किया तो 72 आ गया। अभी हमें नहीं पता कि बेटा कितने साल का, बाप कितने साल का। फिर उन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले ना, आज से 6 साल पहले जो बाप की एज थी ना वो बेटे की एज का 2 टाइम्स थी। द एज ऑफ फादर इज़ 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना 2 टाइम द एज ऑफ सन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने कहा जी मैंने, अब देखो करना क्या है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, सन्स एज 6 ईयर अगो। अच्छा हाँ सॉरी, तो वापस की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा मैं ना आपको बताता हूँ। बीच में थोड़ा सा जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। बेसिकली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा छोटा बेटा वो बार बार जो है ना वो कमरे में आना चाह रहा था। खैर, तो अब देखिए सबसे पहले क्या एज ऑफ सन है, मैं लेट कर लेता, मुझे तो नहीं पता एज बच्चे की एज क्या है, लड़के की और लड़के की बाप की क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि जी एज ऑफ सन जो है ना वो एक्स है, एज ऑफ फादर जो है ना वो वाई है। अच्छा मैं क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ दूँ। वो कहते हैं 6 साल पहले ना बाप की एज और बेटे की एज में फ़र्क था 2 टाइम्स का। वो कहते हैं बताएं कि 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। 6 साल पहले, अगर 6 साल पहले दोनों में 2 गुना, यानी अगर बेटा अगर 20 साल का होगा तो बेटा बाप 40 का होगा, बेटा 30 का होगा तो बाप 60 का होगा, यानी ये रेशो नहीं। अभी हमें कुछ पता। सबसे पहले मैंने कहा जी एज ऑफ सन है एक्स, एज ऑफ फादर है वाई। फिर ये जो कंडीशन बन रही थी ना यहाँ पर, ये जो प्रेजेंट कंडीशन है कि इनकी जो एज का जमा जो है ना वो 72 के बराबर है। हमने कहा ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या इज इक्वल टू 72 कर दिए। फिर हम चले गए इस कंडीशन की तरफ कि 6 ईयर पहले इन दोनों की एज, तो हमने पहले कहा जी 6 साल पहले बेटे की एज जो अभी जो भी एज होगी 6 साल पीछे जाते तो -6 कर दिया। फादर की एज अभी तो जो भी होगी हम 6 साल पीछे जाते हैं, क्योंकि हमने बेटे की एज 6 साल पहले पीछे वाली बतानी है, बाप को भी y-6 कर दिए। फिर हम कंडीशन पर आए जिसकी मैं बात कर रहा था, 6 ईयर अगो द फादर एज। अब देखो ये मेरे पास फादर एज है, मैंने लिख दिया y-6 इक्वल टू 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब ये जो 2 टाइम्स है ना ये किसके साथ लगेगा, सन की एज के साथ, तो मैंने 2 टाइम्स एज ऑफ सन, चूँकि एज ऑफ सन एक्स थी। सबसे पहले 6 साल पहले हमने कंडीशन, 6 साल पहले हमने वो एक स्टेटमेंट बना ली, फिर हम कंडीशन के ऊपर आ गए। फिर हमने कुछ भी नहीं किया, 2 को मैं x से मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया, माइनस का 12 आ गया। उसके बाद मैं माइनस के 6 को उठाकर ना मैंने पता क्या किया है, मैंने माइनस के 6 को उठाकर
उधर ले गया हूँ और वो प्लस का 6 हो गया, तो मेरे पास y की एक टेम्परेरी वैल्यू नहीं। आप पूछेंगे सर आपने y की ये वाली वैल्यू क्यों निकाली है, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने y की ये वैल्यू इसलिए निकाली है चूँकि मेरे पास तो अभी किसी की भी एज नहीं है, ना मेरे पास x निकला हुआ ना y, तो मैं एक टेम्परेरी वैल्यू बनाऊँगा y की और वो पुट कर दूँगा उस इक्वेशन नंबर 1 में। देखो दोबारा आप समझ लें कि मैंने कंडीशन के मुताबिक बेटे की एज और बाप की एज में जो उन्होंने कंडीशन लगाई हुई थी ना 2 गुना है, तो 2 गुना किसके पास लिखा हुआ था, एज ऑफ सन पर, तो मैंने सन पर लगा दिया, मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू निकाल कर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के y में पुट कर दी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 यही थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 72, पुट कर दिया और ओपन किया 2x माइनस 6 3x ऊपर चला जगह 78 हो गया, डिवाइड करवाया तो 26 आ गया। ये मेरे पास एज निकल आई है अभी की बेटे की। अगर बेटे की ये 26 निकल आई है तो मैं वही क्वेश्चन दोबारा पकड़ता हूँ और x की जगह 26 पुट करके माइनस करवाता हूँ, तो बाप की एज भी निकल आई, वो 46 साल का है। अब हमने 6 साल पीछे जाना है, 6 साल पीछे जाना है, तो 6 साल पहले बेटे की एज थी 20 और बाप की एज थी 40, चूँकि वो हमने जो कंडीशन बनाई हुई थी ना 6 ईयर अगो x माइनस 6, तो बेटे की जो एज तो मेरे पास निकल आई 26, तो मैंने कंडीशन में पुट की तो मेरे पास बेटे की एज 20 आ गई और बाप की 40। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो उन्होंने कहा था कि 6 साल पहले दोनों की उम्र 2 गुना थी बाप की उम्र, तो देख लो 2 गुना है कि नहीं, 22 टाइम द 40, तो ये हमारे पास ये इसको 2-3 दफ़ा आपको लेके चलना पड़ेगा, तो देन फिर ये आपकी ग्रिप में क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज मुश्किल नहीं है, इतना प्रैक्टिस करेंगे तो। बाकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप लाजमी जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। और हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो हमसे मतलब कि जो होम ट्यूशन वाले हैं वो भी क्लासेस ले रहे हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले लें। वैसे जो हमारे पर रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर मैंने उधर भी मेंशन किया हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके तो जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी ना वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी कि क्लास का स्केजुअल क्या है, क्लास में अगर सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उस हवाले से भी। चूँकि देखिए हम तो इस चैनल के ऊपर जो है ना अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो वीडियो से उस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी वो साथ साथ क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आने से पहले स्टेप को पूछना चाहते हैं।